मुख्यमंत्री गहलोत मिले राज्यपाल कलराज मिश्र से। राजभवन में हुई दोनों के बीच शिष्टाचार मुलाकात। गहलोत के राजभवन पहुंचते ही सियासी चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया। सियासी हलकों में कई तरह के अटकलों और कयासों का दौर है। मंत्रिमंडल फेरबदल व राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर मुलाकात की चर्चा है, क्योंकि कुछ संवैधानिक नियुक्तियों में राज्यपाल की मंजूरी जरूरी है। संभवतः परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा रोकने के अध्यादेश पर भी चर्चा हुई। परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए अध्यादेश लाने का यहाँ पर फैसला किया गया। तो बेहद अहम मुलाकात आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल के बीच यहां पर हुई है। राज्यपाल कलराज मिश्र से शिष्टाचार मुलाकात आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की। लेकिन सियासी हलकों में अब कई तरह के अटकलों और कयासों का दौर भी जारी है। इस मुलाकात को लेकर मंत्रिमंडल फेरबदल व राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी मुलाकात की चर्चा है। तो क्योंकि कुछ संवैधानिक नियुक्तियों में राज्यपाल की मंजूरी भी जरूरी होती है। अस्वस्थ कल्ला जी का वर्क फ्रॉम होम। 2 सप्ताह से बेड रेस्ट पर है मंत्री बीडी कल्ला। अस्वस्थता के बावजूद पानी व बिजली के महकमों की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अस्वस्थ होने के बावजूद दोनों विभाग की एक भी फाइल पेंडिंग नहीं है। सीएम व अधिकारियों की वीसी से भी लगातार जुड़े रहते हैं बीडी कल्ला। और इस बीच धार्मिक व ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ने का भी समय मिल गया। हमेशा एक्टिव रहने वाले कल्ला जी को बस एक मलाल है। अस्वस्थता के कारण आगंतुकों व कार्यकर्ताओं से नहीं मिल पाते हैं, लेकिन उनका हर आवेदन अपने पास मंगाकर वो काम करते हैं। और इस तरह से वर्क फ्रॉम होम बीडी कल्ला का लगातार जारी है। 2 सप्ताह से बेड रेस्ट पर हैं मंत्री बीडी कल्ला, लेकिन अस्वस्थ होने के बावजूद वर्क फ्रॉम होम जारी है, यानी कि घर से ही काम कर रहे हैं। अस्वस्थता के बावजूद पानी व बिजली के महकमों की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अस्वस्थ होने के बावजूद दोनों विभाग की एक भी फाइल पेंडिंग नहीं है। सीएम व अधिकारियों की वीसी से भी लगातार जुड़े रहते हैं बीडी कल्ला। और इस बीच धार्मिक व ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ने का भी उन्हें समय मिल गया। हमेशा एक्टिव रहने वाले कल्ला जी को बस एक ही मलाल है, अस्वस्थता के कारण आगंतुकों व कार्यकर्ताओं से वो मिल नहीं पाते हैं। जल जीवन मिशन की कछुआ चाल। अफसरों की लापरवाही के कारण मिशन अधूरा है। राजस्थान में अब तक 21% घरों में नल कनेक्शन मिले हैं। मिशन शुरू होने के बाद सिर्फ 9,53,000 लोगों को ये कनेक्शन मिले और इस साल तक 30 लाख कनेक्शन देने का यहाँ पर लक्ष्य था, लेकिन आधे लक्ष्य तक भी नहीं पहुंच सकेगा राजस्थान। एसीएस सुधांशु पंत लेते हैं अधिकारियों की नियमित बैठक, लेकिन अधिकारी सिर्फ बैठक तक ही रहते हैं सीरियस। फिर अपनी मर्जी से ही मिशन को आगे बढ़ाते हैं अधिकारी। देश में 28वें नंबर पर चल रहा है राजस्थान। तो ये जल जीवन मिशन की बात हम कर रहे हैं, जहां कछुआ चाल साफ नजर आती है। कामों को लेकर अफसरों की लापरवाही के कारण ये मिशन अधूरा नजर आता है। राजस्थान में अब तक 21% घरों में नल कनेक्शन हुआ है। मिशन शुरू होने के बाद सिर्फ 9,53,000 लोगों को ये कनेक्शन मिला और इस साल तक 30 लाख कनेक्शन देने का जहां लक्ष्य था, लेकिन आधे लक्ष्य तक भी अब तक राजस्थान नहीं पहुंच सकेगा। एसीएस सुधांशु पंत लेते अधिकारियों की नियमित बैठक, लेकिन अधिकारी सिर्फ बैठक तक ही सीरियस रहते हैं और फिर अपनी मर्जी से ही मिशन को आगे बढ़ाते हैं अधिकारी। देश में 28वें नंबर पर चल रहा है राजस्थान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संवेदनशील निर्णय। उत्तराखंड त्रासदी राहत पैकेज का मामला है। अनुकंपात्मक नियुक्ति बहाल करने को उन्होंने मंजूरी दी है। वर्ष 2013 में हुई थी उत्तराखंड त्रासदी। तत्कालीन सीएम गहलोत ने पैकेज की घोषणा की थी। मरने वाले और स्थायी लापता व्यक्तियों के आश्रितों के लिए घोषणा की। एक आश्रित को अनुकंपात्मक नियुक्ति देने का यहाँ पर प्रावधान भी था। 2013 में नई सरकार बनने के बाद प्रावधान को खत्म किया गया। नियुक्ति प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई थी। सीएम गहलोत ने इन परिवारों को राहत देने का फैसला किया है। अनुकंपात्मक नियुक्ति के प्रावधान को पुनः बहाल किया है। पीड़ितों के आश्रितों को फिर से अनुकंपात्मक नियुक्ति देने का यहाँ पर फैसला लिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। तो संवेदनशील ये फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, जहां साफ नजर आता है उत्तराखंड त्रासदी राहत पैकेज का ये मामला है। अनुकंपात्मक नियुक्ति बहाल करने को मंजूरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है। बता दें आपको 2013 का ये मामला था जब उत्तराखंड त्रासदी हुई थी। तत्कालीन सीएम गहलोत ने उस वक्त पैकेज की घोषणा की थी। मरने वाले और स्थायी लापता व्यक्तियों के आश्रितों के लिए घोषणा की गई थी और एक आश्रित को अनुकंपात्मक नियुक्ति देने का भी प्रावधान इस फैसले में किया गया था। 2013 में नई सरकार बनने के बाद प्रावधान को खत्म किया गया। नियुक्ति प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई थी। सीएम गहलोत ने इन परिवारों को राहत देने का फैसला किया है। अनुकंपात्मक नियुक्ति के प्रावधान को पुनः बहाल किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक और संवेदनशील निर्णय। अतिवृष्टि प्रभावित 7 जिलों के किसानों के लिए निर्णय लिया है। एसडीआरएफ से कृषि आदान अनुदान का होगा वितरण। 3,704 गांव अभावग्रस्त घोषित है। गहलोत के निर्णय से इन किसानों को बड़ा संबल मिलेगा। मानसून में अत्यधिक वर्षा से फसल खराबा हुआ था। 6 अगस्त को विशेष गिरदावरी करवाने के निर्देश भी जारी किए गए थे।
धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, झालावाड़, बूंदी, कोटा एवं बारां के 3,704 गांव की खरीफ फसलों में 33% एवं इससे अधिक खराबे की सूचना थी। बारां के 1,236, बूंदी के 469, धौलपुर के 72, झालावाड़ के 1,177, कोटा के 485, सवाई माधोपुर के 41 और टोंक के 224 गाँव में 33% या इससे अधिक फसल खराबे का आकलन किया गया था। तो ये आंकड़े सामने हैं, जहां धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, झालावाड़, बूंदी, कोटा एवं बारां के 3,704 गांव की खरीफ फसलों में 33% एवं इससे अधिक खराबे की सूचना यहां पर मिली थी। तो मानसून में अत्यधिक वर्षा होने से ये फसल खराबा हुआ। 6 अगस्त को विशेष गिरदावरी करवाने के भी निर्देश जारी किए गए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल रहेंगे धरियावद दौरे पर। धरियावद उपचुनाव के लिए सीएम गहलोत करेंगे 3 चुनावी सभाएं। लसाड़िया, झल्लारा और मुंगाड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सीएम गहलोत जयपुर से सुबह 10 बजे हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। सुबह 11 बजे लसाड़िया में करेंगे चुनावी सभा को संबोधित। दोपहर 1 बजे झल्लारा और दोपहर 2 बजे मुंगाड़ा में सभा करेंगे। अपराह्न 4 बजे यानी शाम 4 बजे मुख्यमंत्री गहलोत जयपुर के लिए रवाना हो जाएगा। तो कल का पूरा कार्यक्रम यहाँ पर तय है। जिस तरह से धरियावद उपचुनाव को लेकर लगातार तैयारियां हैं, तो चुनावी सभाओं को संबोधित यहाँ पर करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। 3 सभाएं, चुनावी सभाएं यहाँ पर रहेंगी, जिसे संबोधित करेंगे। लसाड़िया, झल्लारा और मुंगाड़ा में ये सभाएं होंगी। हालांकि सुबह जयपुर से 10 बजे हेलीकॉप्टर से रवाना हो जाएंगे सीएम। पहली चुनावी सभा लसाड़िया में होगी सुबह 11 बजे और इसके बाद 1 बजे झल्लारा में और दोपहर 2 बजे मुंगाड़ा में सभा को संबोधित करेंगे। और इसके बाद शाम 4 बजे के करीब मुख्यमंत्री गहलोत जयपुर के लिए रवाना होंगे। इंडियन एक्सप्रेस में रणदीप सिंह सुरजेवाला का लेख, दूसरी लहर के दौरान लाखों मौतों की अनदेखी अपराध है। सीधे प्रशासन की लापरवाही से हुई इनमें से कई मौतें। अब कोविड-19 से हुए नुकसान पर पर्दा डालने का प्रयास है। नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए सरकार का ये नया प्रोपेगेंडा है। कौन सी सफलता का प्रचार कर रही है केंद्र सरकार, ये बेहद अहम सवाल है। कांग्रेस के महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुरजेवाला, जिन्होंने ये सवाल भी उठाया। और ये बेहद अहम लेख इंडियन एक्सप्रेस में आया है रणदीप सिंह सुरजेवाला का, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि दूसरी लहर के दौरान लाखों मौतों की अनदेखी की गई, जो कि अपराध है। सीधे प्रशासन की लापरवाही से ही इनमें से कई मौतें हुई हैं। अब कोविड-19 से हुए नुकसान पर पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है। नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए ही सरकार का ये नया प्रोपेगेंडा है। एआईसीसी में राजस्थान का बढ़ता वर्चस्व। पहले डॉक्टर रघु शर्मा, फिर हरीश चौधरी को मिली है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। हरीश चौधरी को पंजाब कांग्रेस प्रभारी का जिम्मा मिला है। चुनाव से कुछ माह पहले आलाकमान ने जिम्मेदारी सौंपी है और इससे पहले राजस्थान से डॉक्टर रघु शर्मा को जिम्मेदारी मिली थी। गुजरात जैसे बड़े राज्य के प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई थी और इससे पहले रघुवीर मीणा, जितेंद्र सिंह, धीरज गुर्जर, कुलदीप इंदौरा और जुबैर खान संभाल रहे हैं एआईसीसी में जिम्मेदारी। आज फिर राजस्थान के विधायकों नेताओं को उत्तराखंड में जिम्मेदारी सौंपी गई है। विधायक चेतन डूडी, रोहित बोहरा, वेद प्रकाश सोलंकी, इंदिरा मीणा, प्रशांत बैरवा, दानिश अब्रार, इंद्राज गुर्जर, राजेंद्र यादव, कृष्णा पुनिया, ज्योति खंडेलवाल को सौंपा गया है। जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड में जिलेवार पर्यवेक्षक का जिम्मा इन सभी को दिया गया है। अगले साल उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में चुनावी कमान संभालेंगे ये सभी विधायक और नेता। राजस्थान से जुड़े ये सभी नेता मजबूत कर रहे हैं देश भर में कांग्रेस पार्टी को, और इसी कड़ी में जो कवायद जारी है, ये नई जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। जहां पहले डॉक्टर रघु शर्मा को गुजरात का प्रभारी बनाया गया और इसके बाद मंत्री हरीश चौधरी को पंजाब की जिम्मेदारी दी गई। और अब रघुवीर मीणा, जितेंद्र सिंह, धीरज गुर्जर भी जिस तरह से पहले से जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। एआईसीसी में जिम्मेदारी है कुलदीप इंदौरा और जुबैर खान को, जो राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राजस्थान के विधायकों नेताओं को भी अब उत्तराखंड में जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें विधायक चेतन डूडी है, रोहित बोहरा है, वेद प्रकाश सोलंकी है, इंदिरा मीणा है, प्रशांत बैरवा, दानिश अब्रार, इंद्राज गुर्जर, राजेंद्र यादव, कृष्णा पुनिया, ज्योति खंडेलवाल को उत्तराखंड में जिलेवार पर्यवेक्षक का जिम्मा दिया गया है। अगले साल उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावी कमान ये सभी विधायक और नेता संभालेंगे। राजस्थान से जुड़े ये सभी नेता देश भर में कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए आए खुशखबरी। महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी के आदेश जारी किए गए। दीपावली पर मुख्यमंत्री गहलोत ने बड़ी राहत दी है। वित्त विभाग ने जारी किया है आदेश। 1 जुलाई 2021 से 31% महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत दर देय होगी। पूर्व में राज्य कर्मियों व पेंशनर्स को 28% महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। करीब 8 लाख अधिकारियों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही 4,40,000 पेंशनर्स को भी लाभ मिलेगा। कर्मचारियों की 1 जुलाई 2021 से 30 सितंबर 2021 तक बढ़े हैं डीए की राशि होगी जीपीएफ में जमा। वहीं अक्टूबर 2021 के वेतन से इसका नकद भुगतान भी होगा। कार्य प्रभारित पंचायत समिति व जिला परिषद के कर्मियों को भी यह लाभ मिलेगा और इससे सरकार पर सालाना आएगा करीब
1230 करोड़ रुपए का वित्तीय भार। तो ये तय माना जा रहा है, लेकिन जिस तरह से यहाँ निर्णय भी लिया गया और फैसला भी लिया गया है, सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद अच्छी खुशखबरी है, जहां महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी के आदेश भी जारी कर दिए गए। दीपावली पर मुख्यमंत्री गहलोत ने ये बड़ी राहत दी है। वित्त विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं, जिसमें विस्तार से बताया गया 1 जुलाई 2021 से 31% महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत दर देय होगी। पूर्व में राज्य कर्मियों व पेंशनर्स को जहां 28% महंगाई भत्ता दिया जा रहा था, करीब 8 लाख अधिकारियों कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। इसके साथ ही 4,40,000 पेंशनर्स को भी लाभ मिलेगा। कर्मचारियों के 1 जुलाई 2021 से 30 सितंबर 2021 तक बढ़े डीए की राशि यहां जीपीएफ में जमा होगी। अक्टूबर 2021 के वेतन से इसका नकद भुगतान होगा। कार्य प्रभारित पंचायत समिति व जिला परिषद के कर्मियों को भी इसका लाभ मिलेगा और इससे सरकार पर सालाना आएगा करीब 1230 करोड़ रुपए का वित्तीय भार। एसएमएस अस्पताल की सेकेंड लाइन की प्रशासनिक टीम में बड़ा फेरबदल हुआ है। पहली बार अतिरिक्त उपाधीक्षक पद पर चिकित्सा शिक्षा के डॉक्टरों को जिम्मा दिया गया। चिकित्सा विभाग के डॉक्टरों को हटाकर दिया गया है ग्रुप 1 के डॉक्टर्स को जिम्मा। एएनटी प्रोफेसर डॉक्टर मोनीश ग्रोवर व न्यूरो सर्जरी प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि कटारिया को ये जिम्मेदारी दी गई। अस्पताल में बतौर अतिरिक्त अधीक्षक के रूप में काम करेंगे डॉक्टर ग्रोवर कटारिया। अभी तक इनमें से एक पद पर कार्यरत थे ग्रुप 2 के डॉक्टर अजीत सिंह, जबकि डॉक्टर गिरीश चौहान के हटने से एक पद खाली चल रहा था। इसके अलावा मेडिसिन विभाग में सहायक आचार्य डॉक्टर रामजी शर्मा, सर्जरी विभाग में सहायक आचार्य डॉक्टर मोहित जैन को उप अधीक्षक बनाया गया। फिलहाल उप अधीक्षक पद पर कार्य कर रहे डॉक्टर बीएम शर्मा, जबकि डॉक्टर एसएस राणावत के हटाए जाने के बाद एक पद यहां पर खाली चल रहा था। तो इस तरह से ये जिम्मेदारियों को तय किया गया है, जहां अस्पताल में बतौर अतिरिक्त अधीक्षक के रूप में काम करेंगे अब डॉक्टर ग्रोवर और कटारिया। तो एसएमएस अस्पताल की सेकेंड लाइन की प्रशासनिक टीम में ये बड़ा फेरबदल है जो किया गया और पहली बार है अतिरिक्त और उप अधीक्षक पद पर चिकित्सा शिक्षा के डॉक्टरों को जिम्मा दिया गया। चिकित्सा विभाग के डॉक्टर्स को हटाकर दिया गया ग्रुप 1 के डॉक्टर्स को जिम्मा। एएनटी प्रोफेसर डॉक्टर मोनीश ग्रोवर व न्यूरो सर्जरी प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि कटारिया को जिम्मेदारी दी गई। अस्पताल में बतौर अतिरिक्त अधीक्षक के रूप में काम करेंगे डॉक्टर ग्रोवर और कटारिया। अभी तक इनमें से एक पद पर कार्यरत थे ग्रुप 2 के डॉक्टर अजीत सिंह, जबकि डॉक्टर गिरीश चौहान के हटने से यहाँ एक पद पहले से खाली चल रहा था। इसके अलावा मेडिसिन विभाग में सहायक आचार्य डॉक्टर रामजी शर्मा, सर्जरी विभाग में सहायक आचार्य डॉक्टर मोहित जैन को उप अधीक्षक बनाया गया है। फिलहाल उप अधीक्षक पद पर कार्य कर रहे हैं डॉक्टर बीएम शर्मा, जबकि डॉक्टर एसएस राणावत के हटाए जाने के बाद एक पद खाली चल रहा था। गुलाबी नगरी के बाजारों में दिवाली की रौनक दिखने लगी। खरीदारों की भीड़ के साथ बाजारों में होने लगी आकर्षक सजावटें। आजादी का 75वां वर्ष इस बार तिरंगी रोशनी से बाजार रोशन होंगे और इस बार छोटी चौपड़ पर सजाया जा रहा है टाइटैनिक जहाज जैसा 5 मंजिला सुनहरा देव दिव्य जहाज बनने से पहले सभी को बहुत आकर्षित कर रहा है। ये 55 फीट चौड़ा है, 35 फीट की ऊंचाई है इस जहाज को, जिसे 35 बंगाली कलाकार बनाएंगे और अभी से जबकि काम चल रहा है, लोगों में बहुत ज्यादा उत्सुकता है इसे लेकर। तो गुलाबी नगरी के बाजारों में दिवाली की रौनक अब से ही दिखने लगी है, क्योंकि गुलाबी नगरी इसके लिए जाना जाता भी है। जब रोशनी की जाती है दीपावली में, खरीदारों की भीड़ होने के साथ बाजारों में भी आकर्षक सजावटें होने लगी हैं। आजादी का 75वां वर्ष और इस बार तिरंगी रोशनी से बाजार रोशन होंगे। छोटे चौपड़ पर एक टाइटैनिक जैसा जहाज बनाया जा रहा है। 5 मंजिला सुनहरा देव दिव्य जहाज बनने से पहले ही वो सभी को बहुत आकर्षित कर रहा है। 55 फीट चौड़े 35 फीट ऊंचे जहाज को 35 बंगाली कलाकार बना रहे हैं। 66 दुकानों के पूरे अवैध मार्केट को सील किया गया है। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की ये बड़ी कार्रवाई है। आगरा रोड पर कानोता में ये कार्रवाई की गई है। यहाँ सरदार सिंह मार्केट के नाम से अवैध मार्केट सृजित किया गया है। मार्केट में 66 दुकानों का निर्माण कर लिया गया। इकोलॉजिकल जोन में अवैध निर्माण पर यह नोटिस दिया गया है। जेडीए ने 6 जनवरी 2020 को यह नोटिस दिया था और इसके बावजूद भी अवैध निर्माण चलता रहा। दुकानें बनने पर इस वर्ष 21 अगस्त को यह नोटिस दिया गया था। जेडीए की ओर से अवैध निर्माण रोकने के लिए गार्ड भी लगाए गए थे। दुकानें शुरू होने की संभावना के चलते ही ये कार्रवाई की गई। प्रवर्तन दस्ते ने दुकानों के सीलिंग की कार्रवाई भी यहाँ पर की है। तो ये अहम कार्रवाई है जो की गई है। मार्केट में 66 दुकानों का निर्माण यहाँ पर कर लिया गया। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की ये बड़ी कार्रवाई है, जहां 66 दुकानों के पूरे अवैध मार्केट को ही जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने सील कर दिया है। आगरा रोड पर कानोता में कार्रवाई हुई। यहां सरदार सिंह मार्केट के नाम से अवैध मार्केट सृजित किया गया था। मार्केट में 66 दुकानों का निर्माण कर लिया गया। इकोलॉजिकल जोन में अवैध निर्माण कर नोटिस दिया गया। जेडीए ने 6 जनवरी 2020 को यह नोटिस दिया था और इसके बावजूद भी अवैध निर्माण चलता रहा। दुकानें बनने पर इस वर्ष 21 अगस्त को यह नोटिस दिया गया था। जेडीए की ओर से अवैध निर्माण रोकने के लिए गार्ड भी लगाए गए थे।
दुकानें शुरू होने की संभावना के चलते ही ये कार्रवाई की गई। प्रवर्तन दस्ते ने दुकानों की सीलिंग की ये कार्रवाई की है। राजस्थान में सबसे ठंडा है माउंट आबू। आज न्यूनतम पारा रहा 9.5 डिग्री और अधिकतम तापमान रहा 24 डिग्री। 2 दिन बाद प्रदेश में सर्दी बढ़ेगी। बीकानेर और शेखावाटी में 4 डिग्री तक पारा गिरेगा। माउंट आबू में आज सुबह वादियों में कोहरा छाया रहा है। सैलानियों के साथ स्थानीय लोग भी यहां गर्म कपड़ों में नजर आ रहे थे। जिस तरह से टेम्परेचर लगातार यहां पर नीचे जा रहा है। सबसे ठंडा राजस्थान में माउंट आबू है, जहां न्यूनतम पारा रहा 9.5 डिग्री और अधिकतम टेम्परेचर यहां रहा 24 डिग्री। 2 दिन बाद प्रदेश में सर्दी भी बढ़ेगी। बीकानेर और शेखावाटी में 4 डिग्री तक पारा गिरेगा। माउंट आबू में आज सुबह वादियों में कोहरा छाया रहा। सैलानियों के साथ स्थानीय लोग भी गर्म कपड़ों में नजर आ रहे हैं। झुंझुनू एसीबी की पिलानी में अहम कार्रवाई। पिलानी थाने के एएसआई को रिश्वत लेते पकड़ा गया है। एएसआई कृष्ण गोपाल को गिरफ्तार किया गया। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। एसीबी के एएसपी इस्माइल खान के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। जहां झुंझुनू में एसीबी की पिलानी में ये कार्रवाई है। पिलानी थाने के एएसआई को रिश्वत लेते पकड़ा है। एएसआई कृष्ण गोपाल को गिरफ्तार किया गया है। झुंझुनू एसीबी ने बेहद अहम कार्रवाई की। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है इसे। एसीबी के एएसपी इस्माइल खान के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। और झुंझुनू संवाददाता प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप, बेहद अहम कार्रवाई झुंझुनू एसीबी ने की है। अब तक कार्रवाई में क्या सामने आया? जी बिल्कुल, झुंझुनू से पिलानी से बड़ी खबर है, जहां पिलानी थाने के एएसआई को एसीबी ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार आरोपी एएसआई कृष्ण गोपाल है, जो 20,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। इस मामले में परिवादी से जो रिश्वत की मांग की गई थी, उसके बाद ये झुंझुनू एसीबी की कार्रवाई हुई है। एसीबी के झुंझुनू एडिशनल एसपी इस्माइल खान के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई है। अभी तक एसीबी ने ये खुलासा नहीं किया है कि ये कृष्ण कुमार गोपाल इस मामले में घूस ले रहा था। बिल्कुल, और किसी का भी नाम सामने आया है क्या, या खुद ही ये रिश्वत ले रहा था? जी बिल्कुल, अभी तक तो मामले में कोई खुलासा नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि झुंझुनू में ये एसीबी की तीसरी कार्रवाई है। इससे पहले झुंझुनू ग्रामीण एसपी भंवरलाल। चलिए प्रदीप, क्योंकि कार्रवाई जारी है, आप नजर बनाकर रखिए। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।